हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें है ना एक नए चैप्टर का शुरुआत होगा जिसका नाम है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इससे पहले हम लोग एपी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उसका त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग और बहुपद जो चैप्टर था ख़त्म कर चुके हैं। वो भी मतलब सभी क्वेश्चन को बनाते होंगे। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको लगातार अपना फार्मूला के साथ उसको लगातार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और मतलब अगर मान लीजिए जो दिक्कत होता है आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, तो उसको आपको बताया जाएगा। और आप जितना देखिए मतलब आपके एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब वेटेज ज़्यादा है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव हो गया, उसका सारा फार्मूला याद रखिए। लेकिन जितना आप बहुपद अभी पीछे पढ़े है ना, बहुपद का सूत्र याद रखिए सब, कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, ठीक है। और लगातार जो अगर आपके पास है ना, जो बच्चे मतलब यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो आपके घर में अगर कोई क्वेश्चन बैंक है तो उसे आप मतलब उस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। नहीं तो अभी चुपचाप है ना, जो भी आपके पास किताब है NCERT केसी सिन्हा, उससे आप लगातार पढ़ते रहिए, है ना। क्योंकि अगर आप अभी से रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आगे चल के भी आने मतलब ज्यामिति पढ़ना है आपको, है ना, क्षेत्रमिति पढ़ना बाकी है, वृत्त पढ़ना बाकी है, जो मतलब लगभग थोड़ा सा आपके लिए हार्ड होने वाला है। तो ये जो छोटा छोटा चैप्टर है इसको भागों में बांट करके कई भागों में इसको रिवीजन करते रहिए। चूँकि सब चैप्टर जो है अगर आप बढ़िया से है ना, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे घर पे, है ना, तैयारी अगर बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो इसको पढ़ ही रहे होंगे रूटीन से। तो मतलब एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मतलब आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो छोटा छोटा चैप्टर है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, पांचवा चैप्टर, आगे आने वाला है चौथा चैप्टर, आप जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिए, जिसको को जितनी बार रिवाइज कीजिएगा वही आपका है ना। चूँकि जानते हैं कि अभ्यास से ही विद्या रक्षा होता है ना, अभ्यास से कोई विद्या को रक्षा किया जा सकता है। जितना आप रिविजन कीजिएगा मैथ को उतना ही वो आपका है, ठीक है ना। तो लगभग इसका बताने का पर्पस यही कि मतलब सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, है ना, मतलब कैसे पढ़ना ये आपको आना चाहिए। आप अपने सभी कामों के लिए रूटीन रखिए, समझ गए। तो इसमें आपका लगभग 3-4 चैप्टर मैथ में ख़त्म हो गया है, एपी है, ट्रिग्नोमेट्री ये सब, तो उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और जब भी रिवाइज कीजिए करने बैठिए तो फार्मूला के साथ, है ना, और एग्जाम्पल को साथ लेकर के चलिए। यानी आप एक्सरसाइज तो बनाए हुए हैं लेकिन साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी बनाइए, तब जाके कुछ होगा, ठीक है। तो देखिए आज जो नया चैप्टर आपका है वह है दो चर वाले रैखिक समीकरण शुरू करने जा रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले हम समझें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। देखिए तो दो चर कह रहा है तो चर का मतलब जानते हैं कि जिसका मान बदलते रहता है। यानी कि दो चर क्या रहेगा, इन दो चर यानी XY लगा रहेगा इसमें, या PQ लगा रहेगा, कोई भी दो चर लगा रह सकता है। इन दो चर का मतलब दो चर लगा रहेगा। रैखिक का मतलब कोई घात नहीं होगा, चर राशि पर कोई घात नहीं होगा। और समीकरण का मतलब क्या होगा, बीच में बराबर का चिन्ह, है ना। दो चर का मतलब समझ रहे हैं कि दो चर रहेगा, है ना। रैखिक का मतलब कोई घात नहीं रहेगा, क्या रहेगा, कोई घात नहीं। रैखिक का मतलब बताया था ना कि रैखिक बहुपद घातों की संख्या कितना, शून्य, कोई घात नहीं होता है, ठीक है ना। तो रैखिक का मतलब कोई घात नहीं हो। और समीकरण का मतलब होता है बीच में बराबर का चिन्ह हो, बीच में क्या हो, बराबर का चिन्ह हो, वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो उसको रैखिक समीकरण कहेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। इसमें दो चर रहेगा। तो अगर हम बात करें, है ना, कि दो चर जैसे बहुपद का स्वरूप था ना, ठीक है, वैसे ही द्विघात द्विघात बहुपद का जैसे स्वरूप था आपका, वैसे ही आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी स्वरूप होता है। तो देखिए अगर हम बात करें दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रारूप, यानी इसका रूप कैसा होता है, प्रारूप कैसा होता है। तो देखिए इसमें आपका प्रारूप कैसा होगा, है ना, कि चूंकि दो चर चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा, a1x प्लस, है ना, b1y बराबर c1। दूसरा a2x प्लस b2y बराबर c2। यही क्या है आपका समीकरण 1, समीकरण 2। यही जो आपका है यह है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रारूप है ना। यानी कि x का गुणांक, y का गुणांक, फिर c, ये b है आपका, ठीक है, a1x b1y इक्वल टू c1। उसके बाद a2x प्लस b2y, है ना, बराबर c2। तो ये क्या हो गया आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का, है ना, प्रारूप हो गया। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि देखिए जैसे शर्त, देखिए इसमें कुछ शर्त होता है। जैसे आपका शर्त पहला कि अगर मान लीजिए, है ना, कि जब
जब a1 बाई a2 क्या हो, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, क्या हो, जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो अद्वितीय हल होगा, हो तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। समझ गए ना, यानी कहने का मतलब या संगत भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, या क्या कर सकते हैं इसको, संगत, यानी कि जब a1 बाई a2 हो, है ना, और b1 बाई b2 हो तो क्या होगा, इसका मतलब संगत हल होगा, यानी केवल और केवल, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें अद्वितीय हल होगा। और आगे देखिए, जब अगर कहे कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कहने का मतलब है कि a1 और a2 बराबर b1 बाई b2 होना चाहिए, लेकिन है ना, जब अगर कहें कि नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 तो कोई हल नहीं होगा, है ना, और मतलब यह असंगत होगा। एक मिनट, देखिए तो ध्यान दीजिएगा, जैसे a1 बाई a2 पहला शर्त क्या रहा आपका, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो क्या होगा, केवल एक हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल, यानी कि केवल एक हल होगा, या कह सकते हैं केवल एक हल। इसी का दूसरा रूप क्या है, केवल एक हल होगा। ये आपके वीवीआई पॉइंट के मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए वीवीआई पॉइंट है। पहला शर्त हो गया आपका। अगर दूसरा शर्त का है, देखिए इसमें दूसरा शर्त जो आपका है, दूसरा शर्त कहता है कि जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो, यानी कि जब a1 बाई a2 है ना इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 रहेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा, ठीक है। और शर्त नंबर तीसरा क्या कहता है आपका, है ना, कि जब a1 बाई, हाँ ठीक है, जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो, ठीक है ना, हो तो कोई हल नहीं होगा, यानी कोई भी मान निकलेगा नहीं, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए, ये पहला हो गया कि आपका दो चर वाले समीकरण का मतलब क्या समझे, इसमें दो चर होगा, रेखी का मतलब कोई घात नहीं होगा, ठीक है ना, और बीच में माने कोई घात ना हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो, समीकरण का मतलब बीच में क्या हो, बराबर का चिन्ह हो, तो इसलिए इसका रेखी समीकरण का प्रारूप क्या हो गया, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ठीक है, तथा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये हो गया प्रारूप। इसका देखिए सर कुछ शर्त है जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा, बोल देगा कि जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो केवल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी केवल और केवल एक हल होगा, ठीक है। इसी को देखिए, मतलब इसको कहते हैं, मतलब आगे जब बताएंगे इसको ग्राफीय निरूपण भी आता है तो आपको बताया जाएगा। दूसरा है कि जब a1 बाई a2 है ना इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि जब तीनों बराबर हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, समझ गए। तीसरा है कि जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, है ना, यानी कि जब a1 बाई a2 बराबर मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये जो आपका 3 पॉइंट है ना, लगभग आपके एग्जाम में मतलब में ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है, तो तीनों को आप याद रखिएगा, क्योंकि शर्त देगा, है ना, पूछेगा कि k का मान मैंने k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण क्या है ना, का केवल एक हल होगा, p का मान है ना, p के किस मान के लिए समीकरण का मान अद्वितीय हल होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका जो हो गया चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, है ना, कि द्विघात समीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण का प्रारूप क्या होता है, इसमें 3 शर्त है, ये तीनों याद रखिएगा कि देखिए चैप्टर में आपको ग्राफीय विधि पढ़ना है, जो आपको ग्राफीय निरूपण बताया जाएगा, है ना, वो आपको लगभग मतलब इसमें देखिए 3.1 से लेकर के 3.7 तक है, ठीक है। तो 3.1 से लेकर 307 तक में लगभग आपको 307 मतलब 3.7 है वह ऐच्छिक है, यानी कि मतलब जो है परीक्षा के दृष्टि से 3.7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन 3.1 से लेकर 3.6 तक आपका क्वेश्चन उससे लगभग कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है और 2 नंबर में तो आएगा ही आएगा,
ठीक है। तो इसीलिए आपका जो पहला जो है इसमें ग्राफीय निरूपण पहले ही है, 3.1 है, लेकिन आपको बताया जाएगा लास्ट में, क्योंकि उससे ग्राफ का 5 नंबर लास्ट में आता है। तो आपको जब 3.2 से शुरू करेंगे अगले दिन से, है ना, और लगभग 3.7 तक जब बता देंगे तो लास्ट में आपको 3.1 बताया जाएगा, जिसमें ग्राफीय निरूपण यानी ग्राफ के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, है ना, इसको अच्छे से याद कीजिए। और इसमें कोई दिक्कत होता है A1/A2 इस समय समझने में तो मतलब आप कमेंट बता सकते हैं। और आप पिछला जितना भी चैप्टर पढ़े हैं, इसके पीछे जितना भी चैप्टर आप पढ़ लिए AP सब वही बताएं, कुछ देर पहले चर्चा हुआ था कि जितना भी चैप्टर पढ़े हुए हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और सब का रिवाइज एग्जाम्पल के साथ कीजिएगा। अगर आपके घर पे 2 बुक है, KC सिन्हा या NCERT, तो दोनों से बनाइए, अच्छा बात है ना। और जितना भी फार्मूला है उसको याद रखिएगा, तो ही आगे ये सब मतलब ये सभी चैप्टर आसानी है, ठीक है ना। लेकिन आगे जो आने वाले चैप्टर बहुत ज़्यादा आपका टाइम लेगा, इस कारण से जो छोटा छोटा चैप्टर है उसको मतलब जल्दी ख़त्म कीजिए, उसको रिवाइज करते हुए, ताकि जब आगे आप रिवाइज करें तो आसानी हो, है ना। तो एक बैग सारा लोड पड़ेगा तो दिक्कत है। तो आप इसको पॉइंट बना कर लिख लीजिए, तब तक याद कीजिए। और आपको अगले दिन, है ना, इससे आगे यानी कि आपका चैप्टर एक्सरसाइज शुरू किया जाएगा 3.2, है ना, क्योंकि बताया कि 3.1 आपको लास्ट में बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ग्राफी विधि है, ठीक है ना। तो लास्ट में एक वीडियो में आपका सारा क्लास खत्म हो जाएगा। इसको रिवाइज कीजिए। आप कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बताइए, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।